हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल और ऋषि यस क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं आजमगढ़ यूनिवर्सिटी, जिसका नाम है महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर को लेकर आए हैं। और इस पेपर में हम बात करने वाले हैं कि बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन 2022 और 23 में कराया गया है, उसका जो को करिकुलर सब्जेक्ट है उसी के ही पेपर को लेकर आए हैं। और इस पेपर का नाम है ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना है, टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उन 75 क्वेश्चंस में आप सभी को केवल पासिंग मार्क्स तक ही चाहिए। ये जो पेपर होता है, इस पेपर का नंबर आप सभी के एग्जाम में नहीं जोड़ा जाता है। इस पेपर को आप केवल पास होने के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग इन पेपर्स को अच्छे से पढ़ते हैं तो ये आपके लाइफ में उपयोगी होते हैं। ठीक है, इसीलिए इन पेपर्स को आप सभी के एग्जामिनेशन में जोड़ा गया है। तो आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, इस पेपर को अगर पढ़ते हैं और 2-4 यूनिवर्सिटी का और पेपर अगर पढ़ लेते हैं तो ये मानकर चलिए कि आपके पेपर में हर एक क्वेश्चन बराबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पेपर में ध्यान से देखो, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाते हैं। इसमें 1.5 घंटे का आपको समय मिलता है और आपको मैक्सिमम 75 मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 75 क्वेश्चंस का यह पेपर है आजमगढ़ यूनिवर्सिटी द्वारा। चलो अब हम डायरेक्ट बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं और उन्हें हमें किस प्रकार उनके आंसर को हम चेक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन बोला जाता है कि योर वैल्यू शेप योर डॉट 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 एंड इन टर्न शेप योर लाइफ। क्या कहता है कि आपका मूल्य आपके डॉट 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 को आकार देता है और बदले में आपके जीवन को आकार देता है। ऑप्शन फर्स्ट फैसला, ऑप्शन सेकेंड भाषण, ऑप्शन थर्ड ग्रोथ या वृद्धि, ऑप्शन 4 परिणाम। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो पहला होगा, यानी कि हमारा जो वैल्यू होता है, जो हमारा मूल्य होता है, वह हमारे फैसले को आकार देता है और जो हमारे फैसले होते हैं वो हमारे जीवन को आकार देता है। ठीक है, तो पहले का पहला आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमसे बोला जाता है कि इनमें से किस विचार को स्वामी विवेकानंद ने अपने पूरे जीवन में उजागर किया। Which of these ideas did स्वामी विवेकानंद expose all through his life? पहला ऑप्शन अपने पर विश्वास रखो, दूसरा ऑप्शन कभी भी गोपनीयता का जीवन नहीं जीना चाहिए, तीसरा ऑप्शन ईमानदारी का जीवन जीना चाहिए, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो चौथा होगा, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने अपने पूरे जीवन में ये उजागर किया कि अपने आप पर भरोसा विश्वास हमेशा रखना चाहिए और कभी भी अपने जीवन को गोपनीय नहीं रखना चाहिए और हमेशा ईमानदारी का जीवन जीना चाहिए। इस प्रकार दूसरे क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे बोला जाता है कि डॉट 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 मानव व्यवहार के अच्छे और बुरे पहलुओं से संबंधित होता है। ठीक है, कौन कौन सा ऑप्शन इसमें बोला जा रहा है, धर्म, मूल्य, नैतिकता, भावनाएं। ठीक है, एक बात ध्यान में रखना, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आपको इंग्लिश प्रॉपर तरीके से नहीं आता या फिर आपको इंग्लिश आता भी है तो मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा कि आप लोग इन पेपर्स को हिंदी में सॉल्व करें। कहने का क्या मतलब है कि हिंदी में पढ़ें और जो ऑप्शन टिक करना है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो उनके हिसाब से आप लोग सर्कल फिल कर लीजिएगा। लेकिन हिंदी में पढ़ने से ये फ़ायदा होगा कि आपको हिंदी का नॉलेज पहले से होता है, तो आप लोग हिंदी में इन चीज़ों का मीनिंग बहुत ही अच्छे से निकाल सकते हैं। और इससे क्या फ़ायदा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन आप बिना पढ़े हुए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हिंदी में करना इस पेपर को। लेकिन फिलहाल चलिए अपने क्वेश्चन पेपर पर ध्यान देते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि मानव व्यवहार के अच्छे और बुरे पहलुओं से संबंधित होता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो मानव
अगर जो हमारा मूल्य होता है यानी कि हमारे वैल्यूज जो होते हैं वो मानव व्यवहार के अच्छे और बुरे पहलुओं से संबंधित होता है। आपका मूल्य किस पर डिपेंड करता है? आपके व्यवहार पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास चौथे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसके बीच हमें सद्भाव बनाए रखना चाहिए? शरीर और जीवन के बीच, स्वयं और समाज के बीच, जीवन और पर्यावरण के बीच, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो अगर ध्यान से देखो तो सही बात है कि हमें सद्भाव किसके बीच बनाए रखना चाहिए? जो हमारे हार्मोनी शुड बी मेंटेन्ड इन, किन के बीच? जीवन और शरीर के बीच बहुत जरूरी है, समाज और स्वयं के बीच भी बहुत जरूरी है, जीवन और पर्यावरण के बीच भी जरूरी है। तो इसलिए हमारा जो चौथा ऑप्शन होगा वही राइट आंसर होगा। चलिए पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा तेज लेकर चलते हैं। पांचवें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यह अधिकारों के संरक्षण और गलत की सजा में निष्पक्षता से संबंधित है। इसे इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। देखो बोला जा रहा है कि इट इज रिलेटेड टू फर्नेस इज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड पनिशमेंट ऑफ रॉन्ग्स। क्या कहता है कि अधिकारों को संरक्षण और गलत करने की सजा को निष्पक्षता से संबंधित है। क्या संबंधित है? पांचवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है न्याय। ठीक है, न्याय जो होता है वह अधिकारों के संरक्षण और गलती की सजा में निष्पक्षता से संबंधित होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि यह आवश्यक भौतिक व सुविधाओं का अधिक होने की भावना है। क्या है इसका आंसर? जो छठवें क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है समृद्धि। जो समृद्धि होता है यह भौतिक सुविधाओं का अधिक होने की आवश्यकता होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्टाचार यानी कि भ्रष्टाचार क्या है, इस पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहला ऑप्शन बोला जा रहा है शक्ति और धन का दुरुपयोग है, शक्ति और अधिकार का एक अधिकार है, अपने शक्तियों और अधिकारों का दुरुपयोग है, और यहाँ पर बोला जा रहा है चौथे में कि कोई भी सही नहीं है। तो अगर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कि अपने शक्तियों और अधिकारों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो वो भ्रष्टाचार होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं? अरविंद केजरीवाल जो होते हैं, अरविंद केजरीवाल जो हैं वो तो एक पॉलिटिशियन है, तो वो इसमें जोड़े नहीं जाते। कुमार विश्वास एक हमारे गीतकार कह सकते हैं, साहित्यकार हैं, तो वो भी इसमें जोड़े नहीं जा सकते। अन्ना हजारे हमारे जो हैं वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। जो कुमार सोनू है ये तो इसमें है नहीं, वो तो संगीत करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि हमारा जो ऊपर वाला क्वेश्चन भी था उसमें तीसरा राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 9, किन्होंने भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति के बीच सेतु का निर्माण किया था? इंडियन कल्चर एंड वेस्टर्न कल्चर के बीच किन्होंने ब्रिज का निर्माण किया था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो स्वामी विवेकानंद जी हैं। स्वामी विवेकानंद एक्चुअली वेस्टर्न कल्चर के ही थे। ठीक है, वो बात अलग है कि वो भारतीय संस्कृति को भी मानते थे, लेकिन वो पाश्चात्य संस्कृति को भी मानते थे। वो चाहते थे कि भारतीय भी अंग्रेजी सीखें, इसलिए वो बीच में एक ब्रिज का काम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10, नेपोटिज्म क्या है? नेपोटिज्म क्या है ये बात ध्यान में रखना। वैसे भी आप लोग देख ही रहे हैं आजकल तो इंडस्ट्रियों में, फिल्म इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो नेपोटिज्म बहुत चल रहा है। तो इस यहीं पर वह सवाल पूछा जा रहा है कि नेपोटिज्म क्या है। तो नेपोटिज्म का जो राइट आंसर है वो मैं डायरेक्ट, आप लोग समझ चुके होंगे, डायरेक्ट आंसर बताता हूँ कि दोस्तों या रिश्तेदारों को काम पर रखना और पक्षपात दिखाना। यानी कि दोस्तों और रिश्तेदारों, अपने रिलेटिव्स को ही आगे बढ़ाना, जबकि जो काबिल इंसान हो उन्हें पीछे छोड़ देना, यही नेपोटिज्म होता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है। 11 नंबर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व किस पर आधारित होता है? व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व लाभ उद्देश्य पर, सेवा उद्देश्य पर, ट्रांसिप्स सिद्धांत पर, और दोनों यानी कि दूसरा और तीसरे में। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो व्यवसाय का जो सामाजिक उत्तरदायित्व है, सामाजिक उत्तरदायित्व बोला जा रहा है, तो उसमें सेवा उद्देश्य पर होना ही चाहिए और ट्रांसिप्स भी होना चाहिए। तो इसलिए हमारे पास जो चौथा राइट आंसर होगा 11 का 4th नंबर का इज राइट आंसर। ठीक है,
12 नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 12 नंबर में बोला जा रहा है कि विधायी कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व वाला विश्व का एकमात्र देश है। ठीक है, तो अब चूंकि यहाँ पर भारत देश के ही बारे में हमें चीज़ें दी जाएंगी, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो भारत ही होगा कि विधायी कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व वाला विश्व का एकमात्र देश जो है वह भारत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि CSR से क्या तात्पर्य है। CSR का जो फुल फॉर्म है वह क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही इसका फुल फॉर्म है, आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 14, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है, देखो क्या बोला जा रहा है, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। नैतिक आचरण, पर्यावरण अभ्यास, सामुदायिक निवेश और चौथा उपरोक्त सभी। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है चौथा ही क्वेश्चन कि जो हमारा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व है वो नैतिक आचरण, पर्यावरण अभ्यास और सामाजिक निवेश से भी है। ठीक है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है 4 नंबर का। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल के आगे के अगले लेक्चर्स को भी देखना चाहते हो तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। हम इस चैनल पर आप सभी को ग्रेजुएशन के मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, तो अगर आप लोग अपने प्रिपरेशन को बेहतर बनाना चाहते हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। घूसखोरी क्या है। घूसखोरी जो होता है, चलो मैं राइट आंसर अब सभी चीज़ों में बताते चलता हूँ। घूसखोरी क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है पक्षपात के बदले किसी को धन देना। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है, वैसे भी आप लोग अगर इसमें सभी आंसर्स को पढ़ते हैं, सभी ऑप्शन को, तो आपको इन सभी चीज़ों का आइडिया लग ही जाएगा। किसी भी प्रकार का धन लेना ही घूसखोरी हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 16 नंबर में कि घूसखोरी यानी कि रिश्वत जो हमारे पास है, अधिनियम कब बनाया गया था। तो जो 16 का राइट आंसर है वो 2010 में बनाया गया था। घूसखोरी जब लिया जाएगा तो उसमें सज़ा मिलेगा। ठीक है, वैसे बहुत पहले से बनता आ रहा है इन चीज़ों पर अधिनियम, लेकिन जो असली कार्रवाई हुई थी वो 2010 में ही हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। अजीज प्रेम जी किस कंपनी से संबंधित हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विप्रो से संबंधित थे अजीज प्रेम जी। ठीक है, अजीम प्रेम जी जो थे वो हमारे विप्रो कंपनी से संबंधित थे। हमने 17 नंबर का क्वेश्चन देख लिया। 18 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका व्यक्ति के पूर्व ग्रह पर प्रभाव पड़ता है। क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका व्यक्ति के पूर्व ग्रह पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो माता पिता का भी पड़ेगा। ठीक है, और मित्र का भी पड़ता है, मीडिया का भी प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी कि हमारे पास 18 का चौथा नंबर इज द राइट आंसर। 19 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन से पाप महात्मा गांधी द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, ये तो क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। वैसे अगर आप लोग इस क्वेश्चन को चाहे कोई भी ऑप्शन टिक करते हैं तो मुझे तो लगता है सभी सही होने चाहिए, लेकिन जो गांधी जी थे वो कहते थे कि हमारी जो शिक्षा होनी चाहिए वो शारीरिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास और मानवता का विकास करना चाहिए। तो अगर इसमें हम बात करें तो आई थिंक ये चौथा इज़ द राइट आंसर होगा, लेकिन 100% गारंटी नहीं मैं लेकर चल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ वैसे एक सेकंड मैं देख लेता हूँ फिर से। क्या बोला जा रहा है, नैतिकता के बिना वाणिज्य, मानवता के बिना विज्ञान और चरित्र विहीन ज्ञान। हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो 3rd नंबर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि चरित्र विहीन ज्ञान यानी कि जो ज्ञान हो उसमें चरित्र ना मेंशन किया जाए, मतलब उसके द्वारा चरित्र को, आपका जो कैरेक्टर है वो डेवलप ना किया जाए, तो वो ज्ञान किस काम का। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हम कह सकते हैं कि 3रा नंबर है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैसे उस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है तो, लेकिन वहाँ पर 3रा या चौथा ऑप्शन दोनों हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। APJ अब्दुल कलाम ने मूल्य आधारित शिक्षा के बारे में कहा था।
माता पिता और शिक्षकों को बच्चों में नैतिक नेतृत्व विकास करना चाहिए। बाल मन के हृदय में धार्मिकता का विकास करना चाहिए। मानव चेतना की विशिष्टता और सार्वभौमिकता पर ध्यान दें। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो यही है, पहला ऑप्शन, कि एपीजे अब्दुल कलाम ने मूल्यों पर आधारित शिक्षा के बारे में कहा था कि माता पिता और शिक्षकों को बच्चों में नैतिक नेतृत्व विकास करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमारे 20वें क्वेश्चन का पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूचनाओं, विचारों, व्यक्तिगत संदेशों और अन्य सामग्रियों को साझा करने वाले समुदाय को सामूहिक रूप से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सामाजिक मीडिया। सामाजिक मीडिया द्वारा ही सूचनाओं, विचारों, व्यक्तिगत संदेशों और अन्य सामग्रियों को साझा किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया पर अनुसरण करने के लिए एक अच्छी युक्ति है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 का अगर ध्यान से देखें तो पहला जो ऑप्शन बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है केवल वही लोग फॉलो करें जिन्हें आप जानते हो, एक मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें, गोपनीयता सेटिंग्स से अवगत रहें, और चौथा उपरोक्त सभी। तो अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो चौथा ही होगा, क्योंकि जो सोशल मीडिया हम उपयोग करते हैं, चाहे वह कोई भी सोशल मीडिया हो, उसमें हमें केवल उन्हीं लोगों को फॉलो करना चाहिए जिन्हें हम जानते हो। दूसरा ऑप्शन, दूसरा बात क्या कह रहा है कि हमें एक अच्छे पासवर्ड का निर्माण करना चाहिए जो मजबूत हो। ये हम सभी के लिए उपयोगी है, और आप हमेशा अपने जो गोपनीय सेटिंग्स होते हैं उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, ये खासकर बच्चियों के लिए ज़्यादा रहता है, वैसे सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से भी अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेशों को विशेष रूप से विज्ञापन को किस रूप में जाना जाता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है वो है स्पैम। क्या बोला जा रहा है, इसे दूसरे शब्दों में समझ लो कि अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेशों को विशेष रूप से विज्ञापन को किस रूप में जाना जाता है, उन्हें हम स्पैम ही कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है। जब कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं तो हमें डलवाना पड़ता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो वही बोला जा रहा है कि सॉफ्टवेयर जो अवांछित विज्ञापनों को रोक सकता है या रोकता है, सॉफ्टवेयर जो आपको बीमार होने से बचाता है, सॉफ्टवेयर जो आपके डिवाइस को वायरस और मालवेयर से बचाता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 का थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 25 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि FSSAI का पूरा नाम क्या है या फुल फॉर्म क्या है। तो 25 का जो राइट आंसर है वो डायरेक्ट मैं बताता हूँ। F का मतलब होता है फूड, S का मतलब होता है सेफ्टी, और दूसरे S का मतलब होता है एंड स्टैंडर्ड, और A का मतलब होता है अथॉरिटी एंड ऑफ इंडिया। तो इसलिए जो राइट आंसर है वो पहला ही होगा, यानी कि 25 का पहला ऑप्शन राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ ISI इज। 26 का जो राइट आंसर है वो है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये हमारे पास इसका फुल फॉर्म है। 27 का राइट आंसर, वैसे क्वेश्चन नंबर तो पहले पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक फूड में मुख्य अंतर क्या है। देखो, ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक फूड में क्या अंतर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी यूजफुल क्वेश्चन है, हर इंसान को जानना चाहिए कि ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक फूड में मुख्य रूप से क्या अंतर होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यही है, पहला ऑप्शन, कि कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बात करते हैं कि निम्न में से कौन जो आमतौर पर अधिक महंगा होता है। पालतू भोजन, ऑर्गेनिक फूड, नॉन ऑर्गेनिक फूड, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो अगर इसका जो राइट आंसर है वो बात किया जाए तो जो ऑर्गेनिक फूड होते हैं वो आमतौर पर बहुत ही महंगे होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने भगवत गीता को कहा था। भगवत गीता जो है
वो हर साइंटिस्ट, हर महान पुरुषों ने उसकी बहुत सी तारीफ़ें की हैं। तो महात्मा गांधी ने उसके तारीफ में, भगवत गीता की तारीफ में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जो भगवत गीता है वो सार्वभौमिक माँ है। ठीक है, तो हमारे पास 29 का जो राइट आंसर है वो दूसरा आंसर है। ठीक है, तो अगर आप लोग अभी भी इस लेक्चर को देख रहे हैं तो लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 30 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा नैतिक संहिता के अंतर्गत नहीं आता है? क्या बोला जा रहा है? नैतिक संहिता यानी कि एथिकल कोडिंग के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लीगलिटी यानी कि वैधता जो आंसर होगा, यही हमारे पास पहला आंसर ही सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि देशों के बीच तेजी से एकीकरण या अंतर संबंध कहलाता है। इसका जो राइट आंसर है वो तीसरा यानी कि ग्लोबलाइजेशन यानी कि भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहा जाता है। जब एक देश से दूसरे देश में हम अंतरीकरण या अंतर संबंध बनाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32 नंबर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निजीकरण किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? पट्टों के द्वारा, फ्रेंचाइजियों के द्वारा, अनुबंधों के द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रेंचाइजियों के द्वारा। नहीं, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? निजीकरण किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो पट्टों के द्वारा यानी कि लीगलाइजेशन, तो ये भी तो सही है, लीज पर देना, ये भी सही है। फ्रेंचाइजियों के द्वारा ही निजीकरण किया जाता है, ये तो सही है। प्राइवेटाइजेशन जो होता है वो तो सही है। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो चौथा ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें सभी के द्वारा ही हम निजीकरण कर सकते हैं। जैसे अभी आप लोग सुन रहे होंगे कि जो हमारा रेलवे है वो प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, यानी कि निजीकरण किया जा चुका है। तो इसमें लीज पर हुआ है, फ्रेंचाइजियों के द्वारा ही होता है, अनुबंधों के द्वारा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पर ही होता है, कुछ सालों का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, उसी के अंतर्गत ही होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 4 नंबर ही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 33 नंबर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि FDI का आशय है। FDI का क्या आशय है यानी कि FDI का फुल फॉर्म क्या है, ये बात पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो पहला ऑप्शन ही है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वही फुल फॉर्म है। 34 नंबर का क्वेश्चन बोला जा रहा है कि विनिवेश का अर्थ सार्वजनिक निवेश को ... बेचना है। क्या बोला जा रहा है कि डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स सेलिंग ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट टू ... इसका जो राइट आंसर है वो सही है, पहला ही ऑप्शन है। प्राइवेट एंटरप्राइज यानी कि निजी उद्यम को बेचना होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35 नंबर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ... आमतौर पर सामाजिक और आर्थिक नीतियों के क्षेत्रों में सरकारी प्रतिबंध को छूट को संदर्भित करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है 35 का वो तीसरा नंबर है कि विनिवेश यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट आमतौर पर सामाजिक और आर्थिक नीतियों के क्षेत्र में सरकारी प्रतिबंधों को छूट को संदर्भित करता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 36 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 36 नंबर में बोला जा रहा है कि वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण जो होता है, शब्दों का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा है? ठीक है, तो राष्ट्रीय सीमाओं के पार वस्तुओं, सेवाओं, लोगों, पूंजियों और सूचनाओं का आदान प्रदान, बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर है कि वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण का मतलब ही होता है कि एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के पार वस्तुओं को भेजना, सेवाओं को करना, लोगों का सहयोग करना, पूंजियों यानी कि अपने धन को एक दूसरे देश से ले जाना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण है। तो हम लोग आधे क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर चुके हैं। अभी भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 37 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चयन करने की प्रक्रिया कहलाती है। इसका बहुत ही आसान सा आंसर है निर्णय करना। निर्णय लेना ही चयन करने की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ... कृषि उत्पादों के लिए प्रमाणन चिन्ह है। ठीक है,
तो आप लोग कृषि उत्पादों के लिए प्रमाणन चिन्ह है, इसमें बोला जा रहा है FSSAI ISO एगमार्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो एगमार्क ही है। आप लोग हर जगह देखते होंगे एगमार्क का चिन्ह लगा होता है। जब भी आप किसी खाद को खरीदने जाएं या फिर कहीं भी कृषि से रिलेटेड उत्पादों के दुकान पर जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे एगमार्क का साइन बना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 39 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि CNG जो हमारे पास कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है को पेट्रोल की तुलना में क्यों प्राथमिकता दी जाती है। इसके पीछे का बहुत बड़ा लॉजिक है। जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होते हैं उन्हें हम पेट्रोल की तुलना में अधिक प्राथमिकता देते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यही है कि यह सबसे कुशलता से जलता है, यह बहुत ही कम इफिशियंसी के साथ ही जलता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 40 नंबर के क्वेश्चन की तरफ में बोला जा रहा है कि वायु प्रदूषण का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। फेफड़ों में संक्रमण, आँखों में जलन, फसलों की वृद्धि और उपज को कम, और कान बहरा करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तीसरा, यानी कि फसलों की वृद्धि और उपज को कम करता है। वैसे भी सिंपल सी बात है, वायु प्रदूषण जो है वो पौधों पर क्या फर्क पड़ता है इससे पूछा जा रहा है। तो हमारा पहला ऑप्शन तो इंसान के लिए हो ही नहीं सकता, दूसरा ऑप्शन भी इंसान के लिए है, चौथा ऑप्शन भी इंसान के लिए है, लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है वो तो पेड़ पौधों के लिए ही है ना, तो वही राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 41 नंबर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सतत पोषणीय विकास क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सतत पोषणीय विकास क्या है ये बोला जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, इसका जो राइट आंसर है वो मानव एवं पर्यावरण के बीच संबंध होगा। ठीक है, यानी कि 41 का जो तीसरा आंसर है वही राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं 42 नंबर के क्वेश्चन में कि सतत पोषणीय विकास लक्ष्य की अवधारणा संबंधित है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि सतत पोषणीय विकास लक्ष्य की अवधारणा संबंधित है। 42 नंबर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि संसाधनों का संरक्षण ही सतत पोषणीय विकास लक्ष्य की अवधारणा से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 43 नंबर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास के 3 स्तंभों में से नहीं है। क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास के 3 स्तंभों में से नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजनीति। जो पॉलिटिकल होता है वो हमारे सतत विकास के 3 संबंधों में से नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अति जनसंख्या का परिणाम है। जब बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी यानी कि ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा तो उसका क्या रिजल्ट हमें मिलेगा। पहला ऑप्शन प्राकृतिक संसाधनों का पर्याप्त भंडारण, दूसरा भूमि एवं अन्य नवीनीकरण संसाधनों पर दबाव, तीसरा वन की मात्रा में वृद्धि, चौथा पानी की कमी। तो पानी की कमी तो फिलहाल इसमें नहीं जोड़ा जा सकता और वन की मात्रा में वृद्धि तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ रही है तो वन की मात्रा में कमी होगी। जो यहाँ पर पहला ऑप्शन है वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है प्राकृतिक संसाधनों का पर्याप्त भंडारण, ये भी नहीं हो सकता, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो दूसरा ही होगा। 44 नंबर का दूसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा कि जब भी जनसंख्या की ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा यानी कि अति जनसंख्या हो जाएगा तो उसका जो परिणाम होगा वो होगा कि भूमि एवं अन्य नवीनीकरण संसाधनों पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने लग जाएगा, क्योंकि उनकी संख्याएं कम होने लग जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन अधिक जनसंख्या का एक समाधान हो सकता है। जनसंख्या ना बढ़े उसके लिए हम क्या समाधान ले सकते हैं। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वही राइट आंसर होगा कि यौन शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए। हर किसी इंसान को सेक्स एजुकेशन का ज्ञान होना चाहिए, तभी हमारा जो देश है, जो हमारी पृथ्वी है, इस पर ओवर पॉपुलेशन नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 46 नंबर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति के जीवन की उम्मीद को जाने वाली औसत संख्या कहलाती है। कोई भी व्यक्ति कितना जी सकता है उसके उम्मीद लगाने के लिए कितनी औसत संख्या हम कह सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। ये बात बोली जा रही है कि कोई भी इंसान कितना औसत
संख्या तक वह जी सकता है वह संख्या क्या कहलाती है? जीवन प्रत्याशा यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोरलिटी, डेथ रेट और ग्रोथ रेट। 4 ऑप्शन बोले गए हैं, तो 46 का जो राइट आंसर है वो यही है, पहला ऑप्शन, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, ये बात है। चलिए बात करते हैं 47 नंबर के क्वेश्चन पर, यानी कि बोला गया था उसमें कि कोई भी इंसान आमतौर पर कितना समय तक जीता है, इसे हम किस शब्द से प्रोनाउंसिएट करेंगे, तो वही चीज़ बोली जा रही है कि उसे हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 47 नंबर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा वर्ष 2030 तक प्राप्त करने के लिए एक लक्षित सतत विकास लक्ष्य नहीं है? अच्छा, लक्ष्य नहीं है, ये बात ध्यान देना। इसमें बोला जा रहा है कि 2030 तक हमारा जो देश है वो कौन सा टारगेट नहीं रखा है, ये बात इसमें बोली जा रही है। तो जो 47 का जो राइट आंसर है वो अंतरिक्ष अनुसंधान है, यानी कि स्पेस रिसर्च इसमें सम्मिलित नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 48 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। रियो शिखर सम्मेलन जो 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है, वो किससे संबंधित है? रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 जो है वो किससे संबंधित है, ये बात पूछी जा रही है। तो ये सतत विकास से संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 49 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि किस पारिस्थितिकीय तंत्र में अधिकतम बायोमास है? Which ecosystem has maximum biomass? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है? फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम और लेक इकोसिस्टम। इसका जो राइट आंसर है वो 4 ऑप्शन ही होगा। लेक इकोसिस्टम जो है वो पारिस्थितिकीय तंत्र, यानी कि इकोसिस्टम हैज मैक्सिमम बायोमास, लेक इकोसिस्टम। ठीक है, यानी कि झील पारिस्थितिकीय तंत्र, क्योंकि ये समंदर जल से संबंधित है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो 4th ऑप्शन है। बात करते हैं 50वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला जा रहा है कि सीपीसीबी जो होता है इसका क्या फुल फॉर्म है, ये बताइए। तो सीपीसीबी, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। जो सीपीसीबी का फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ये काफ़ी बच्चे गलत कर सकते हैं, क्योंकि सभी चीज़ें तो सेम ही दी गई हैं, बस थोड़ा सा अंतर किया गया है। बात करते हैं 51 नंबर के क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड एक प्राकृतिक पारिस्थितिकीय तंत्र में भी उल्टा नहीं हो सकता है? तो सिंपल सी बात है कि इसका जो राइट आंसर है 51 का, कि जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो कभी उल्टा नहीं हो सकता। ठीक है, बात समझ में आई? तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो इकोसिस्टम है वो उल्टा नहीं हो सकता ऊर्जा का। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है 52 नंबर का क्वेश्चन कि झीलों और महासागरों के सतही जल पर सर्वाधिक प्राथमिक उत्पादकता किसके द्वारा होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मोस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑन द सरफेस वाटर ऑफ लेक्स एंड ओशियन इज गिवन बाई। इसका जो राइट आंसर है वो यही 4 ही है, पादप प्लवक द्वारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 53 नंबर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन जनसंख्या की विशेषता नहीं है? क्या बोला जा रहा है? निम्न में से कौन जनसंख्या की विशेषता नहीं है? जन्म दर, मृत्यु दर, स्तरीय विन्यास और लिंग अनुपात। ठीक है, तो अगर जनसंख्या की विशेषता नहीं है ये बात पूछी जा रही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो 53 है ना, तो इसका जो राइट आंसर है वो यही होना चाहिए, तीसरा, क्योंकि स्तरीय विन्यास तो इसमें कहीं आता नहीं है। जबकि अगर देखा जाए तो मृत्यु दर भी है और जन्म दर भी है, लिंग अनुपात भी होगा, लेकिन कौन सा नहीं है? वो स्तरीय विन्यास ही है। ठीक है, 54 नंबर के क्वेश्चन पर बात करते हैं। एक पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है,
वो हमेशा एक दिशीय होता है, यानी कि 54 का जो राइट आंसर होगा वो यूनिडायरेक्शनल ही होगा, कि जो कोई भी इकोसिस्टम जो होता है उसमें जो एनर्जी का फ्लो होता है वह एक ही डायरेक्शन में जाता है, इसलिए यह यूनिडायरेक्शनल होगा। बात करते हैं 55 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला जा रहा है कि किसी जीव या समुदाय के प्राकृतिक स्थान के रूप में जाना जाता है, ठीक है। द नेचुरल प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑफ कम्युनिटी इज नोन एज। ओहो, बात करते हैं 55 नंबर के क्वेश्चन पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्राकृतिक वास, यानी कि हैबिट। जो हैबिट होता है वो किसी भी जीव या समुदाय के प्राकृतिक स्थान के रूप में जाना जाता है। हैबिटेट, ठीक है, सॉरी हैबिटेट है, ठीक है, प्राकृतिक वास यानी कि हैबिटेट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 56 नंबर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है? द्वितीय उपभोक्ता, अपघटक, प्राथमिक उपभोक्ता या प्राथमिक उत्पादक को किसको सबसे अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो इसमें जो राइट आंसर है वो है प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी कि प्राथमिक उत्पादक को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एनजीटी हैज़ बैड काइट स्ट्रिंग्स मेड ऑफ विच मटेरियल। बोला जा रहा है कि जो हमारे पतंग के डोरियाँ होती हैं वो एनजीटी ने बैन कर दिया था। वह किस प्रकार के मटेरियल से बनता है, इसकी वजह से उसको बैन किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पहला ऑप्शन, नायलॉन के बने होने की वजह से इसको बैन किया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एनजीटी हैज़ बैंड ओपन डिफेक्शन, ठीक है, एंड डंपिंग ऑफ वेस्टेज इन द फ्लोड प्लेन ऑफ विच रिवर। क्या बोला जा रहा है कि एनजीटी ने किस नदी के बाढ़ क्षेत्र में खुले और शौच के और कचरे के डंपिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। एनजीटी ने किस पर प्रतिबंध लगाया था? तो अगर हम बात करते हैं यमुना नदी पर, गंगा नदी पर, गोदावरी नदी पर, महानदी नदी पर, तो इसका जो राइट आंसर है 58 का, ये तो जनरल नॉलेज होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वो यमुना रिवर पर यानी कि यमुना नदी पर उन्होंने कचड़े के डंपिंग पर रोक लगा दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी होनी शुरू हो गई थी। आप लोग न्यूज़ में देखते भी होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 59 नंबर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एनजीटी ने वायु प्रदूषण के गंभीरता स्तर पर पहुंचने पर कौन से उपाय करने के संकेत दिए हैं? एनजीटी ने जब वायु प्रदूषण बहुत ही अधिक गंभीर स्तर पर पहुंचने पर कौन से उपाय का संकेत दिए हैं, ये बात बोला जा रहा है। तो 59 का जो राइट आंसर है वो है थर्ड नंबर का, कि प्रदूषण फैलाने वाले बिजली संयंत्रों को बंद कर देना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि फ्रिज हो गया, अगर हम बात करते हैं एसी की बात करते हैं, एयर कंडीशनर की बात करते हैं, तो ये सभी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण करते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 60 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ओजोन प्रदूषण के संकेतक के रूप में सहायता करता है? क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पौधा ओजोन प्रदूषण, ठीक है, ओजोन जो हमारा ओजोन लेयर है जिसकी वजह से हमारे स्किन्स हम सब सेफ हैं, उसमें कौन सा प्रदूषण करने में सहायता करता है? ऐसा कौन सा पौधा है? तो इसमें बोला जा रहा है टमाटर, तंबाकू, तरबूज, उपरोक्त सभी। तो जो 60वें का राइट आंसर है वो है चौथा, यानी कि टमाटर का जो पेड़ होता है वो भी हमारे ओजोन लेयर को प्रदूषण करता है, उसे भी ख़त्म करता है, तंबाकू भी करता है, तरबूज भी करता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 4th नंबर का है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 61 नंबर का क्वेश्चन बोला जा रहा है कि which one of the following is important strategy for the conservation of biodiversity? बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण रणनीति है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जीवमंडल रिजर्व। जो बायोस्फीयर होता है उसका रिजर्व करना ही हमारे
लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण होता है। बात करते हैं 62 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये कॉमन नॉलेज है, हर बच्चे को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता है। ठीक है, तो 62 नंबर का जो राइट आंसर है वो पहला ऑप्शन है। बात करते हैं 63 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। चिपको आंदोलन मूल रूप से निम्न के खिलाफ था। किसके खिलाफ था चिपको आंदोलन? तो 63 का जो राइट आंसर है सांस्कृतिक प्रदूषण, वनों की कटाई, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो वनों की कटाई के विरोध में चिपको आंदोलन किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 64 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। विविधता की हानि के कारण है, विविधता के हानि के कारण है, यानी कि लॉस ऑफ डाइवर्सिटी इज ड्यू टू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 64 का जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। क्यों? क्योंकि वनों का विनाश, पर्यावरणीय प्रदूषण दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और जीवों के प्राकृतिक आवास का विनाश तीनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं। क्योंकि अगर हम वनों का विनाश करेंगे तो पर्यावरण प्रदूषित होगा, और वनों का विनाश करेंगे तो हमारे जीव जो हैं उनके प्राकृतिक आवास का विनाश हो जाएगा। तो इसलिए जो राइट आंसर है वो 4 ऑप्शन ही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 65 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? 65 का जो राइट आंसर है वो पहला ही ऑप्शन है कि ओजोन परत जो हमारे हैं उनकी सुरक्षा करना ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 66 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला जा रहा है कि EIA का फुल फॉर्म क्या है? EIA का फुल फॉर्म क्या है? तो ये हमारे भी पर्यावरण से ही रिलेटेड होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 66 नंबर का क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा 3rd नंबर का ही है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वही राइट आंसर है, वही इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो हम बहुत तेज़ी से अपने इस क्वेश्चन पेपर के बहुत ही कम क्वेश्चंस अब बचे हुए हैं। तो अगर आप लोग अभी भी इस लेक्चर को देख रहे हैं और पसंद आ रहा हो, इसका PDF जो है आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में हम प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही तेज़ी से हम बढ़ रहे हैं अपने सभी क्वेश्चन के आंसर को बताते हुए। यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ताजमहल को पीला करने के लिए उत्तरदायी है? ताजमहल जो हमारे संगमरमर से बना हुआ है, ये बात हम जानते हैं। तो इसको कौन सा ऐसा गैस है जिसकी वजह से पीला हो रहा है? तो एक्चुअली ये पीला होने के कारण ये है कि हमारे जो एसिड रेन होते हैं उन्हीं की वजह से ये ताजमहल जो है वह पीला पड़ रहा है। तो एसिड रेन में क्या क्या पाया जाता है वो मायने रखता है। तो एसिड रेन जो होता है वह सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 4th नंबर का ही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 68 नंबर के क्वेश्चन में कि वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? आप लोग जब अपने मोबाइल में वेदर का ऐप खोलेंगे तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या बताता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। क्या वह साउंड पॉपुलेशन को बताता है? नहीं। क्या वह एयर पॉपुलेशन मेनली सल्फर कंटेंट इन द एयर को बताता है? तो बात तो कहें तो सही ही है एक तरीके से। इट मेजर ओजोन लेवल इन योर एरिया? बिल्कुल भी नहीं, गलत बात है ये। पहला और तीसरा गलत बात हो गया। बात करते हैं इट चेक द कलर ऑफ द एयर? नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो 68 का दूसरा ऑप्शन ही सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। यहाँ पर देखो हमारे पास बोला जा रहा है कि द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, इसका जो राइट आंसर है वो 5 जून। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है,
ओहो, यहाँ पर देखो ये एक मिस्टेक है इस पेपर में, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखो 15 जून लिखा गया है, 15 जून नहीं होगा, ये 5 जून होगा। तो हो सकता है आप सभी को इस क्वेश्चन का जो मार्क है वो सभी को मिल जाए, चाहे आप कोई भी टिक किए हो। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है, 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या बोला जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1986। 1986 में भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। बात करते हैं 71 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है एथेन। एथेन जो है वह ग्रीन हाउस गैस में नहीं जोड़ा जाता है, नहीं काउंट किया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये ग्रीन हाउस गैस से ही संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो दूसरा ऑप्शन। बात करते हैं 73 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला जा रहा है कि हु बैंड दी मांझा यूज्ड फॉर फ्लाइंग काइट। इसमें बोला जा रहा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते होंगे, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आप लोग अभी ऊपर पढ़े हैं और फिर से इसी से ही दूसरे प्रकार का क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जो हमारे पतंग उड़ाए जाते थे तो उसको उड़ाने के लिए जो मांझा उपयोग किया जाता है, यानी कि जो हमारा रस्सी होता है जिसे हम मांझा कहते हैं, उसे किसने बैन किया था? तो अभी मैंने आप सभी को ऊपर बताया था कि एनजीटी ने बैन किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो दूसरा ऑप्शन ही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 74 नंबर के क्वेश्चन में कि व्हेन डिड द नेशनल ग्रीन क्या बोला जा रहा है, ये ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 कम इनटू एग्जिस्टेंस, यानी कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 कब अस्तित्व में आया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर है वो 18 अक्टूबर 2010 को है। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन मुझे तो थोड़ा डाउट है, लेकिन शायद 18 अक्टूबर 2010 ही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें बोला जा रहा है कि सिटीज़, ठीक है, तो CITES का इज एन इंटरनेशनल टेरिटरी ऑन किस पर है? इसका जो हमारा सिटीज जो है वो किस पर अधिकार अपना दिखाता है? अंतर्राष्ट्रीय संधि है, वह किस चीज़ के लिए है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है तीसरा, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ क्या बोला, ये क्या लिखा है, एंडागरेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि जो लुप्त हो रहे पौधे और एनिमल्स हैं उनके संरक्षण के लिए ही सिटीज़ का संगठन किया गया था। ठीक है, तो ये हमने 75 नंबर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया और हमने ये पूरा का पूरा आजमगढ़ यूनिवर्सिटी का पेपर भी डिस्कस कर लिया। इसमें हर एक क्वेश्चंस आप सभी को बता दिए गए हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी के पेपर में इस क्वेश्चन पेपर से मानकर चल सकता हूँ मैं कि 20 से 25 क्वेश्चन तो आराम से आप सभी के एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन पेपर्स को जरूर पढ़कर जाइए। इन सभी क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन भी आप सभी को हम PDF के फॉर्मेट में प्रोवाइड ही कर देंगे और लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह क्वेश्चन पेपर भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए होंगे तो अपने ग्रेजुएशन के मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के प्रिपरेशन को बेहतर बनाना चाहते हो तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।